बेसिक ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है। और भाषा किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश एक भाषा है, तो भाषा क्या है? तो भाषा का डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लैंग्वेज। मतलब कम्युनिकेशन करने का जो भी जरिया होता है, जो भी साधन होता है, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब हम एक दूसरे से किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो दो तरीके होता है, एक आप बोल के कम्युनिकेट करो, या फिर दूसरा सिंबॉलिक, जैसे संकेतिक भाषा जिसको बोलते हैं, इशारा करके। तो हम यहाँ पे बोलने वाले भाषा की बात कर रहे हैं, तो बोलने वाला जो भाषा होता है वो कम्युनिकेशन करने का जरिया होता है, बोलना। और जब आप बोलते हो तो किसी ना किसी लैंग्वेज में ही आप बोलते हो, ठीक है? तो उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। मतलब इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो। तो मन की बातों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम होता है, मन की बात, आवर हार्ट फीलिंग, ठीक है? तो मन की बातों को जो अभिव्यक्त करने का माध्यम होता है उसको भाषा कहते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हिंदी। और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज क्या है ये आपको पता चल गया। अब देखिए लैंग्वेज सब बहुत सारे हैं, इंग्लिश है। और इंग्लिश की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको बोलते हैं हम लोग लेटर, सबसे छोटी इकाई। इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई जो होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड लेटर। लेटर मतलब ए, बी, सी, डी, एफ, जी, कुछ भी हो सकता है, के, एम, एन, ओ, पी, ठीक है? इस तरीके से ये एक लेटर हो गया, ये अपने आप में एक लेटर है, ये अपने आप में एक लेटर है, एम अपने आप में एक लेटर है, के अपने आप में एक लेटर है, एल की बात करो, एल अपने आप में एक लेटर है। ये हमारे लेटर हो गया। और ऐसे ऐसे 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। किसमें? इंग्लिश अल्फाबेट में। तो अब आते हैं हम अल्फाबेट किसे कहते हैं। देखिएगा, ए कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। मतलब कि लेटर का जो कंप्लीट अरेंजमेंट होता है ना, एकदम सही से उसको सजा के लिखिएगा। देखिए यहाँ पे समझने की बात है, ध्यान से समझने की बात है। देखिए, ए, मैंने बोला ए, मैंने बोला बी, मैंने बोला सी, ठीक है? ये अपने आप में एक लेटर हुआ, ये अपने आप में एक लेटर हुआ, ये अपने आप में लेटर हुआ। इस तरीके से डॉट 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 एक्स बाई जेड, ठीक है? मैंने टोटल 26 लेटर को इसमें लिख दिया। गुड। तो ए, बी, सी, एक्स, बाई, जेड, ये अपने आप में एक लेटर है। लेकिन यहाँ पे जो टोटल कितने लेटर्स हो गए? तो 26 लेटर्स हो गए। और ये 26 लेटर्स को अगर आप सही तरीके से अरेंज्ड वे में लिखोगे ना, तो इसी 26 लेटर मिल के बनता है एक अल्फाबेट। क्या बनता है? एक अल्फाबेट। और ये अल्फाबेट हर भाषा में एक ही होता है, दो नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ये अल्फाबेट किसी भी भाषा में एक ही होता है। जैसे इसी की हिंदी होती है हमारी क्या? वर्णमाला। क्या होती है? वर्णमाला। अब इसको ऐसे समझ सकते हो, वर्णमाला मतलब वर्णों की माला, ठीक है? जैसे फूल माला में फूलों की माला होती है, वर्णमाला मतलब वर्णों की माला। तो फूल माला जब आप लेते हो, तो जब फूल का जो माला होता है उसको जब तोड़ दोगे तो वो एक फूल बन जाएगा, वो माला तो नहीं रहेगा। लेकिन जब उसको आप एक धागा में पिरो के अच्छे से सजाओगे तो वो एक माला बनेगा, ठीक है? तो वो फूल माला हो जाता है। तो वर्णों को जब हम सजा के लिखते हैं तो वर्णमाला होता है। तो उसी तरीके से इंग्लिश में ABCD को सजा कर लिखेंगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये पूरा सीरीज 26 लेटर का जो पूरा सीरीज होता है वो आपका एक अल्फाबेट कहलाता है। समझ में बात आई? तो इंग्लिश में ये देखिए आपका एक अल्फाबेट हो गया ये पूरा, ठीक है? तो अल्फाबेट हमारा दो टाइप का होता है, एक जो जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ी ABCD, और एक छोटी ABCD, ठीक है? तो ये हो गई हमारी बड़ी ABCD, ये हो गई छोटी ABCD। गुड। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसी चीजों को हमने क्लियर लिखा है, 26 लेटर्स इज इक्वल टू 1 अल्फाबेट इंग्लिश में। और हिंदी में 52 लेटर्स इज इक्वल टू 1 अल्फाबेट, जिसको हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला। यहाँ पे हिंदी पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको समझाने के लिए रखा हूँ, ताकि आप हिंदी से रिलेट करके, हिंदी से कंपेयर करके समझ सकते हो। तो हिंदी में 52 लेटर्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ण। क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्ण। और इसका एक अल्फाबेट जिसको हम लोग बोलते हैं वर्णमाला, ये हिंदी का है।
और इंग्लिश में 26 लेटर्स इज इक्वल टू 1 अल्फाबेट इंग्लिश में। यहां से एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब ये चीज इंग्लिश लैंग्वेज में एक है, बात समझ में आ रहा है, एक है, तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। कहीं पे भी अगर आप देखोगे इसमें अल्फाबेट्स लगा हुआ, कहीं पे भी अगर आप एस देखते हो तो एस को सीधे सीधी गलत बात है, वो क्रॉस करोगे आप। डन। आगे देखो, तो टू साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब भाषा में दो साउंड होते हैं, चाहे वो हमारा हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। तो इंग्लिश की बात कर रहा हूं तो एक होता है वॉवेल साउंड, एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड मतलब, कहने का मतलब होता है जब हम कोई किसी बात को बोलते हैं तो उसके उच्चारण में किसी और दूसरे वर्ण की सहायता लेनी ना पड़े, उसे वॉवेल कहते हैं। ये तो बचपन में आप पढ़े होंगे, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण जिसकी उच्चारण में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, यानी वॉवेल का सपोर्ट लेना पड़े, तो उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई कि वॉवेल किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, और ये एक साउंड है, और साउंड के अकॉर्डिंग ही हमें इंग्लिश में ए और एन पुट करना होता है। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं और हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो हमें अभी बेसिकली लेके चलना है बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड। यहाँ पे बात करूं तो ए ई आई ओ यू, ये हो गया हमारा वॉवेल। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा वॉवेल लेटर और ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक है, यहाँ पे 5 हो गए और यहाँ पे 5 माइनस कर लो, मतलब 19, सॉरी 21 प्लस 2 21। 2 जो होता है ना, यहाँ पे एक और बता दूं, ये 2 होता है सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल। ठीक है, 2 सेमी वॉवेल होता है, उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा क्योंकि उसका ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल का ही यूज होता है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर सीजीएल में। ठीक है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसे अगर बना सकते हो तो समझ लो कि आपने कुछ सीखा है। ठीक है, सी लर्न्स अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 6। अगर आप इसमें एरर पकड़ पा रहे हो कि गलती कहाँ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने अभी तक जो पढ़ा वो समझ में आया है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज एक बार वीडियो को फिर से पॉज करके फिर से बैक करके देख लो। चलिए, अल्फाबेट, यहाँ पे देखो, अल्फाबेट में मैंने अभी तुरंत आपसे बोला था कि एस नहीं लगेगा, एस अगर लगता है तो उसे क्रॉस करो, क्योंकि अल्फाबेट अपने आप में एक है और जो अपने आप में एक होता है उसका प्लूरल पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए इसमें एस भी नहीं लगेगा। तो अल्फाबेट यहाँ पे जो है हमारा लिखा हुआ वो गलत है, हम इसमें एस को क्या करेंगे, एस को डिलीट करेंगे। ठीक है, इसमें हम सिर्फ एस को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो, अब ये हमारा एरर सही हो गया, फिक्स हो गया। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लेटर किसे कहते हैं, अल्फाबेट किसे कहते हैं। ठीक है, अगर ए बी सी डी कोई एक रहेगा ऐसे तो ये लेटर हो जाएगा, और अगर यही ए बी सी डी ए टू जेड तक रहेगा तो वो अल्फाबेट हो जाएगा। गुड। चलिए, अ वर्ड, वर्ड किसे कहते हैं, अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, शब्दों का सॉरी, ये अरेंजमेंट ऑफ लेटर, लेटर वर्णों का जो सार्थक मेल है, वर्णों का, ठीक है, या लेटर का, लेटर का सार्थक मेल, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकले, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। चलिए, अब यहां पे देखना, पेन, मैंगो, रैंडम, नाउन, मून, ये सब वर्ड हैं, सही सटीक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखो, ईपीएन, डीईआरजे,
MRJZ ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक साथ बैठे हुए तो हैं, मेल तो हो रहा है, बट यहाँ पे सार्थक नहीं है, मतलब कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। ठीक है, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और यहाँ पे मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। इसका कोई मीनिंग है? नहीं है। इसका भी कोई मीनिंग है? नहीं है। इसका भी कोई मीनिंग है? नहीं है। तो सिर्फ एक साथ अगर दो या दो से अधिक लेटर आपस में बैठ जाएंगे, अरेंज हो जाएगा, तो इससे वो वर्ड नहीं कहलाएगा। वर्ड कहलाने के लिए उससे उसकी मीनिंग निकलनी चाहिए। जैसे यहाँ देखो PEN निकल रहा है मीनिंग, EPN इसी को हमने सिर्फ उल्टा पुल्टा करके लिख दिया है। सेम यही देखो EPN कर दिया है, मीनिंग नहीं निकला। तो ये मीनिंग निकल रहा है, ये मीनिंग नहीं निकल रहा है, ये वर्ड है, ये वर्ड नहीं है। गुड। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड कहते किसे हैं। तो वर्ड वर्णों के सार्थक मेल, दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण आपस में मिल जा और उससे कोई अर्थ निकले तो वो शब्द कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वर्ड। हमारा वर्ड अभी देख चुके हैं और वर्ड के टाइप्स को अब देखेंगे। टाइप्स ऑफ वर्ड होते क्या हैं, कितने वर्ड होते हैं? तो देखिए, टाइप्स ऑफ वर्ड जिसको हम बोलते हैं उसको आप पास्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते होंगे, शायद आप टाइप्स ऑफ वर्ड के नाम से नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे पास्ट ऑफ स्पीच को, जिसको हम टाइप्स ऑफ वर्ड भी कहते हैं, शब्दों के प्रकार। चलिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब नाम, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। बेसिक का यही फायदा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको ध्यान से समझनी होती है, क्योंकि इसी पे बेस्ड आगे का सारा कहानी होता है। तो यहाँ पे आपका नाम हो गया, नेम हो गया। ठीक है, नेम कोई भी हो गया वो नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। जो भी आपका नेम है, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, जो भी है वो नाम है, तो नाउन है। ठीक है, प्रोनाउन का क्या काम है? प्रोनाउन का काम होता है रिप्लेस अ नाउन, मतलब नाउन को रिप्लेस करना। मैं एक लाइन में सबको समझा दूंगा, ध्यान से रखिएगा, पहले समझिए। रिप्लेस अ नाउन या कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन, मतलब वैसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करे, मतलब इसके बदले में बैठे, नाउन के बदले में बैठने वाला। ठीक है, रिप्लेस करे, इसके जगह पे बैठे, या फिर इसको रिप्लेस करते, कम इन द प्लेस ऑफ नाउन, इसके बदले में बैठे। ठीक है, एडजेक्टिव, टू से समथिंग अबाउट या टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहने वाला या उसको क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। समझ में बात आई? नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहने वाला क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। तीन को समझिएगा। जैसे सपोज नाउन एक वीआईपी पर्सन हो गया। क्या हो गया? एक वीआईपी पर्सन हो गया नाउन। ठीक है, अब इस नाउन के बदले में बहुत सारे ऐसे इनके साथ घूमने वाले होते हैं, जो ये अगर मौजूद नहीं होते हैं तो इनके बदले में काम कर देते हैं। तो इस वीआईपी के बदले में जो काम कर रहा है वही तो प्रोनाउन है। जैसे नाउन हर जगह नहीं पहुंच सकता है ना, बार बार एक ही नाम को बार बार लिखोगे, राम आम खाता है, राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा नहीं लगता है कि पैराग्राफ में बहुत सारे बार एक ही नाउन को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। तो रिपीटेशन, नाउन का रिपीटेशन जो है ना वो इंग्लिश में बैन है, तो उसको रोकने के लिए प्रोनाउन को आना पड़ता है। तो इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए, नाउन के रिपीटेशन ना हो इसलिए प्रोनाउन आता है। और देखिए, चूंकि ये नाउन के बदले आता है तो इन दोनों का जो तारीफ करने वाला होता है वो आपका एडजेक्टिव है। इन दोनों की तारीफ कौन करेगा? एडजेक्टिव करेगा। नाउन की और प्रोनाउन की तारीफ करेगा एडजेक्टिव। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए इन दोनों का तो चमचा ये हो गया एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव और वर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब ये दोनों का चमचा कौन होगा? एडवर्ब होगा। ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का चमचा एडवर्ब होगा। एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का चमचा क्या होगा? एडवर्ब होगा। ठीक है, अब वर्ब को देख लेते हैं। टू शो एक्शन और स्टेट, वर्ब क्या करेगा? तो कुछ भी जो काम होता है, वैसा वर्ड जिससे आपको पता चले कि यहाँ पे कोई काम हो रहा हो, कुछ भी जो काम आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हो रहा है, वो सब वर्ड वर्ब कहलाते हैं। मतलब जिस शब्द से किसी क्रिया के होने या करने का पता चले उसे वर्ब कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये आपका एक्शन और स्टेट शो करेगा, जैसे रन,
पता चल रहा है ना कि कोई दौड़ने का क्रिया हो रही है, एक्शन है, ठीक है, जैसे लाफ, ठीक है, पता चल रहा है कि कोई हंस रहा है, तो ये क्रिया बताता है, ठीक है। और एडजेक्टिव और ये वर्ब, ये दोनों को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब। देखिए, टू क्वालिफाई ए एडजेक्टिव वर्ब, ईटीसी इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये कभी कभी होल सेंटेंस मतलब पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब, ठीक है। ये बेसिकली जाना जाता है एडजेक्टिव और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, मतलब ये एडवर्ब भी एक तरह का चमचा हुआ, किसका? एडजेक्टिव का और वर्ब का, लेकिन ये कभी कभी पूरे सेंटेंस का अच्छाई बुराई की बात करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्वालिफाई करने का मतलब होता है ना कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ अच्छी बात बोले, ठीक है, बुरी बात भी बोलेगा, अच्छी और बुरी दोनों बोलेगा। चलिए, यहाँ पे भी एडवर्ब वर्ब के बारे में, अच्छा मतलब बहुत अच्छा दौड़ रहा है, बहुत खराब दौड़ता है, तो ये अच्छा और खराब जो है ना, वो एडवर्ब हुआ। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ड को रिलेट करता है एक दूसरे से, जैसे मैं बोलूं द वाटर ऑफ गंगा, द वाटर ऑफ, द वाटर ऑफ गंगा, तो वाटर ऑफ गंगा, ये जो ऑफ है ना आपका, ये वाटर और गंगा को रिलेट किया कि मतलब पानी किसका है, तो गंगा का है, तो ये ऑफ आपका प्रीपोजिशन होता है, मतलब टू रिलेट वन वर्ड टू अनदर, एक वर्ड से दूसरे वर्ड को रिलेट करता है, ठीक है, बताता है आपको। कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है कनेक्टिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड टू कनेक्ट, मतलब एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ना, जैसे मैं बोलूं राम एंड श्याम, ये एंड आपका कंजक्शन हुआ, जिससे राम और श्याम दोनों ऐड हो गए, कनेक्ट हो गए, जुड़ गए। इंटरजेक्शन होता है सडन फीलिंग एक्सप्रेशन वर्ड, इंटरजेक्शन कहते किसे हैं? तो सडन फीलिंग एक्सप्रेशन वर्ड जो होता है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं, जैसे जैसे हम बोलते हैं ना ओह, इस तरीके का, ओह नीचे एक ऐसे लाइन होता है और उसके नीचे एक डॉट का साइन होता है, ओह, उफ, ठीक है, उफ, ओह, उफ, हाय, ये सब जो वर्ड है ना, ये सब जो वर्ड है, हुर्रे, ये सब जो वर्ड है ना, सडन फीलिंग एक्सप्रेशन वर्ड है, मतलब वैसे वर्ड जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर नहीं होते, सडन फीलिंग, अचानक ये सब वर्ड हमारे मुंह से निकलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सडन फीलिंग एक्सप्रेशन वर्ड। और इस साइंस का इसको पंचुएशन मार्क्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, बोलते हैं सडन फीलिंग एक्सप्रेशन वर्ड। और सेंटेंस को देखते हैं, सेंटेंस, सेंटेंस किसे कहते हैं? तो देखिए, लेटर से हमने क्या बनाया, लेटर से बड़ा हमारा वर्ड हुआ, मतलब लेटर का कॉम्बिनेशन जब सटीक रहा तो हमारा वर्ड बना। अब वर्ड से हम लोग बनाएंगे सेंटेंस। अब सेंटेंस में भी वही सेम चीज कि एक से अधिक वर्ड आपस में मिले और उससे कोई मीनिंग निकले, समझे? यानी मीनिंगफुल, अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, मतलब शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? हम सेंटेंस कहते हैं। शब्दों के सार्थक, ठीक है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द और शब्दों के सार्थक मेल को, सार्थक मेल को हम लोग वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य, यानी सेंटेंस, ठीक है। चलिए, जैसे देखिए, आई एम टीचिंग, यहाँ पे तीन वर्ड हैं और यहाँ पे मीनिंग हमारा निकल पाया है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हो। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। राम, आई वॉज पेंट वर्क, यहाँ पे शब्दों का समूह तो है बट यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकला, जिसके कारण ये वाला सेंटेंस नहीं होगा, ये वाला सेंटेंस नहीं होगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि लेटर के सार्थक मेल से वर्ड बनता है और वर्ड के सार्थक मेल से सेंटेंस बनता है। अब हम आते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स को देखेंगे। देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इसी को कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब या कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड। देखिए, सेंटेंस का जो है ना वो तोड़ने का तरीका दो तरीके का है। पहला सब्जेक्ट होता है, इसको देखिए यहाँ पे, एस
प्लस भी प्लस ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहीं कहीं पे ऑब्जेक्ट ना रह के वहां पे ऑब्जेक्ट के जगह पे कॉम्प्लीमेंट रहता है, इसी को हम लोग अदर वर्ड भी कहते हैं, अदर वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट होगा फिक्स है, वर्ब होगा फिक्स है, और ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा या कह लीजिए कि अदर वर्ड होगा। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, सेम चीज है, ऑब्जेक्ट नहीं तो कॉम्प्लीमेंट, और इसी कॉम्प्लीमेंट को हम लोग अदर वर्ड भी कह सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, ये प्रीडिकेट क्या होता है, एक नया चीज है। देखिए जो बच्चे सीबीएसई से पढ़े होंगे उनको पता होगा सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब प्लस जो ऑब्जेक्ट होता है ना, या फिर ये कह लीजिए कि वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है वो सारा प्रीडिकेट कहलाता है। ठीक है, मतलब ये कि आप सेंटेंस को सिर्फ दो पार्ट में तोड़ दो, सब्जेक्ट यहाँ से, वर्ब के बाद इधर का सारा जो भी है, कॉम्प्लीमेंट है चाहे अदर वर्ड है, सब सब का सब क्या कहलाएगा, प्रीडिकेट कहलाएगा। ठीक है, और ये बच जाएगा बेचारा अकेला सब्जेक्ट, मतलब वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट और वर्ब सहित जो भी आएगा वो प्रीडिकेट होगा। इसको बताना क्यों जरूरी है, इसको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जाके वॉइस में ये आपका काम करने वाला है। डन, चलिए नेक्स्ट। हाँ देखिए, इन अ सेंटेंस वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, ये होगी सब्जेक्ट की परिभाषा। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, अभी हमने देखा कि सेंटेंस को तीन पार्ट में तोड़े, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट के जगह पे कॉम्प्लीमेंट, तो सबको एक एक करके अब डिफाइन करेंगे। तो देखिए इन अ सेंटेंस वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब ऐसा शब्द या शब्दों का समूह जो वर्ब से पहले आता हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। या तो आप उसे लिख सकते हैं कि जो वाक्य में कुछ करता हो या जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है, यानी जो चर्चा का विषय हो वो सब्जेक्ट होता है। जैसे देखिएगा, राम किल्ड रावणा, यहाँ पे राम ने काम किया है, किस किस चीज का काम किया है, तो रावण को मारने का, तो ये डूअर हो गया, मतलब ये सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ध्यान से सुनिएगा, सीता लव्स राम, सीता लव करती है किसको, राम को, तो यहाँ पे ये करती है, कोई काम कर रही है। या तो ऐसे कह लीजिए कि हम लोग सीता और राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो सीता प्यार करती है, किससे करती है, तो राम से। तो यहाँ पे दो तरीके से आप इसको ले सकते हो, लव्स का भी, और हम लोग बोल रहे हैं, तो इस तरीके से ये चर्चा का विषय भी हो गया, और सीता इस सेंटेंस में काम कर रही है। अब देखिए, इंडिया इज द ग्रेट कंट्री, अब इंडिया यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा, इंडिया के बारे में बोला जा रहा है, इंडिया के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि इंडिया एक महान देश है। तो यहाँ पे ये चर्चा का विषय हो गया, क्या हो गया, चर्चा का विषय। तो चर्चा का जो विषय हो जाता है ना, वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, चर्चा का जो विषय होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। आगे देखिएगा, वर्ब, वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एक्शन और स्टेट इन सेंटेंस, सेंटेंस में जो एक्शन शो करे, स्टेट शो करे, वो वर्ब कहलाता है। जैसे राम किल्ड रावणा, अब यहाँ पे मारने की जो क्रिया है ये एक्शन है ना, कि राम ने कोई काम किया, एक्शन लिया, क्या एक्शन लिया, तो किल करने का एक्शन लिया, तो ये एक्शन शो हो गया। सीता लव्स है, ये भी एक एक्शन है, प्यार कर। इंडिया इज, ये स्टेट है, यहाँ पे होने का बोध है। भारत एक महान देश है, होने का बोध है, समझे, तो होने का बोध होता है, होने का बोध है। तो यहाँ पे समझ में आई होप कि आ गया होगा कि ये दो वर्ड एक्शन शो कर रहे हैं और एक वर्ड स्टेट शो कर रहा है। चलिए आगे, अनाउन, अनाउन फ्रेज या प्रोनाउन दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ ए वर्ब। ठीक है, मतलब ऐसे इसको समझिएगा कि देखिए बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। डेफिनेशन लिखना जरूरी हो जाता है, लेकिन डेफिनेशन से आप हर चीज को समझ नहीं सकते हो। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट ये हो गया कुछ करने वाला, ठीक है, और ये जो कुछ करेगा वो यहाँ पता चलेगा ये कौन सा काम कर रहा है, और इसके करने से जो भी प्रभावित होगा। ठीक है, जैसे सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ाना हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपको पढ़ाना, और ये आप हो गए, समझ में आया बात, आप मेरे पढ़ाने से आप प्रभावित हो रहे हो।
तो मेरे पढ़ाने से जब आप प्रभावित हो रहे हो तो आप ऑब्जेक्ट हुए। ठीक है, जैसे मैंने किसी को एक चाटा मारा, तो मेरे चाटा मारने से किसी को तो मारा, तो जिसको मारा वो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि मेरे चाटा मारने से वो प्रभावित हुआ। तो सब्जेक्ट जो भी काम करता है वो काम यहाँ पे दिखता है वर्ब, और इस काम करने से जो प्रभावित होता है वो ही होता है ऑब्जेक्ट। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं द रिसीवर ऑफ एक्शन, मतलब एक्शन को रिसीव करने वाला इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है, मतलब जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है ना, जैसे वर्ब जो भी काम हुआ उसको अपने ऊपर लेना, तो अगर आप अपने ऊपर लेते हो तो आप ऑब्जेक्ट हुए। चलिएगा, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट से जुड़ी एक और बात बता दूं कि ऑब्जेक्ट आपको, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि जब आप वॉइस पढ़ोगे ना तो इसी का यूज होगा। अगर आप ये पहचानने नहीं आएगा ना ऑब्जेक्ट, तो आप नहीं कर पाओगे वॉइस में पोस्टमास्टम, वॉइस आप नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट पहचानने का एक रूल और बता देता हूँ, व्हाट और whom, ये दो वर्ड से आप लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ उसको रख लोगे और क्वेश्चन पूछोगे, अगर व्हाट और हुम का आंसर आपको मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट होगा, अगर नहीं मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इससे क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे मैंने रावण को हटा दिया, मैं पूछूंगा होम लगा के, दोनों में से किसी एक से भी पूछ सकता हूँ। होम से पूछ, राम किल्ड होम, राम ने किसको मारा। आप बोलोगे सर होम का जवाब तो रावण आया, समझ में आया? राम ने रावण को मारा, होम का जवाब बन गया, यस बन गया। सीता लव्स राम, किसे प्यार करती है, होम का जवाब तो राम को करती है, तो यहाँ पे भी राम मिल गया, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आई? अब ध्यान देना, यहाँ पे इज है, तो इज जैसे ही आएगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखना ही नहीं है। जैसे ही इज आई या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आए तो वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढना है। ऑब्जेक्ट हमेशा तभी ढूंढना है जब आपका सेंटेंस में मेन वर्ब हो। क्या हो? मेन वर्ब हो। डन। देखिए, ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ऑब्जेक्ट आपका दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है? डायरेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जो किसी एक्शन का डायरेक्ट रिसीवर हो। और इट इज कंपल्सरी इन सेंटेंस, ये सेंटेंस में कंपल्सरी होता है, इसका होना अनिवार्य है। इफ ऑब्जेक्ट इज नीडेड, अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो यही आएगा। फिक्स मान लो, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपको सेंटेंस में सिंगल ऑब्जेक्ट मिले तो समझ लेना कि वो डायरेक्ट ही है, फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेक आप तब करोगे जब आपके पास सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू। समझ में बात आई? ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू, तब आप चेक करोगे कि मेरे पास कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है। लेकिन अगर आपके पास एक है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही होगा। 100% फिक्स कर लेना। डन, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सेंटेंस में रहना कंपलसरी है, अगर एक से अधिक है तभी चेक करेंगे, अन्यथा एक है तो यही होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो जो एक्शन को डायरेक्ट रिसीव करे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो एक्शन को इनडायरेक्ट रिसीव करे। खैर, डेफिनेशन को छोड़िए और समझिए इसको। देखिए, जिसका सबसे बड़ी चीज है कि जिसका सेंटेंस में रहना कंपलसरी हो वो डायरेक्ट होगा, जिसका बिना सेंटेंस में रहे भी मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इट इज नॉट कंपलसरी, इनडायरेक्ट को लिख सकते हो कि इट इज नॉट कंपलसरी। इट इज नॉट कंपलसरी, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है। अब देखो, यहाँ तो एक है तो डायरेक्ट ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये और ऑब्जेक्ट ये दो है, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, कौन डायरेक्ट होगा कौन इनडायरेक्ट होगा इसको समझना होगा। सी गेव मी अ पेन, अब थोड़ा देर के लिए मैं मी को हटाता हूँ, किसको हटाता हूँ? मी को हटाता हूँ। मैं बोलता हूँ सी गेव अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। क्या आपको मीनिंग क्लियर पता चला? हाँ पता चला, उसने मुझे एक कलम दिया। मैं मी नहीं बोलूंगा फिर भी समझ में आएगा, सी गेव अ पेन, अरे मैं बोल रहा हूं तो मुझे ही दिया होगा। चलो क्लियर हो गई।
लेकिन मैं यही पेन को हटा दूं, मैं बोलूं सी गेव मी, उसने मुझे दिया, अब क्या दिया समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं सबको जाके बोलूं उसने मुझे दिया, उसने मुझे दिया, क्या दिया समझ में ही नहीं आता है। लेकिन मैं यही बोलूं कि उसने मुझे उसने कलम दिया, उसने कलम दिया, समझ में बात आती है कि इसको कलम मिला होगा तभी ये चिल्ला रहा है। तो ये समझने वाली बात है कि पेन के रहने से हमारा सेंटेंस में मीनिंग बनता है, और पेन अगर नहीं रहे तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं बन रहा है। मी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए यहाँ पे भी मी है और यहाँ पे भी 10 रुपीज नोट है। अब राम गेव मी, राम ने मुझे दिया, क्या दिया पता नहीं चल रहा है। मैं बोलूं राम ने मुझे दिया दिया दिया, क्या दिया पता नहीं चला। लेकिन मैंने बोलूं राम 10 रुपया दिया, राम 10 रुपया दिया, तो समझ में आता है कि 10 रुपया मुझे दिया। और ये जरूरी नहीं है किसको दिया है, मेन पता चल गया कि राम ने 10 रुपया दिया। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। दो चीज और पहचानने का बता रहा हूँ। एक तो तरीका ये हो गया कि आप चेक कर सकते हो, दूसरा तरीका ये होगा कि जब भी दो इस तरीके के दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो ज्यादातर चांसेस होती है कि जो पर्सन होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। समझ में आया, यहाँ पे देखो मी पर्सन है, यहाँ पे भी मी पर्सन है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और अगर आपको चेक करना हो तो एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट टू इस तरीके से बैठे हैं तो पहला ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। पहला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होगा, ये फिक्स है। ठीक है, अगर सर अगर इसको उलट दिया जाए तो हाँ उलट सकता है। जब भी उल्टेगा ना तो देखो डायरेक्ट लिखेगा ना, पहले अगर डायरेक्ट लिखा तो इसके साथ फिर टू जोड़ेगा तब इनडायरेक्ट लिखेगा। ठीक है, तो आप यहां से भी समझ सकते हो कि अगर टू नहीं लगा हुआ है तो ये वाला फॉर्मेशन होगा, अगर टू लगा हुआ है तो ये वाला। मतलब इनडायरेक्ट जो है वो पहले आएगा, डायरेक्ट बाद में आएगा। अगर जरूरत पड़ी डायरेक्ट को पहले लाने की तो टू दिख जाएगा आपको। बात समझ में आया, इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हो, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ठीक है, इसको आप नोट कर लो कि जब भी दो ऑब्जेक्ट आए तो पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा फिर डायरेक्ट होगा। लेकिन अगर कहीं टू दिख गया तो मामला उलट जाएगा। अगर टू दिख गया दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में तो समझ लेना कि पहले डायरेक्ट बैठा हुआ है तब इनडायरेक्ट बैठा हुआ है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी ना। और जिसकी जरूरत नहीं होती है उसको जोड़ने के लिए तो कुछ लाना पड़ेगा ना। बात समझ में आया अभी। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए सीक्वेंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसी चीज को मैं यहाँ पे भी लिखा। सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखोगे तो आपको टू ऐड करना होगा तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे सी गेव अ पेन टू मी, सी गेव अ पेन टू मी, अ पेन देखो पहले है, टू मी मतलब इनडायरेक्ट, ये इसको मैंने बाद में लिखा इसीलिए तो टू का टू लाना पड़ा। ऐसे पहले क्या था, मी पहले था। चलो राम गेव 10 रुपीज नोट टू मी। ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट को जोड़ने के लिए हमें टू लगाना पड़ता है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो सब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट देखा, वर्ब देखा, ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स देख लिए, डायरेक्ट देख लिए, इनडायरेक्ट देख लिए। अब मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट भी देख लो थोड़ा सा। कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। मतलब एक सेंटेंस में अगर कोई ऐसा वर्ड हो या ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब शब्दों का समूह हो, ठीक है, वैसा शब्द या शब्दों का समूह जो वाक्य में सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करता हो। किसकी मीनिंग को, सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करता हो, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मतलब कि सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में बोल। अब देखो सीता, सीता इज अ डॉक्टर, सीता क्या है तो एक डॉक्टर है। सब सीता के बारे में बताया, उसके बारे में कंप्लीट किया। सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन, और वह एक बहुत सुंदर स्त्री है। अब यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। बात समझ में आई, तो यहाँ पे एक वर्ड भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, एक से अधिक वर्ड भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है।
तो ये आपका पूरा क्या हो गया, ए ब्यूटीफुल, ए वेरी ब्यूटीफुल वुमेन एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, जो किसके बारे में है, सी के बारे में बता रहा है। चलिए, प्रीडिकेट, प्रीडिकेट तो आपको बता ही चुके हैं कि वर्ब को छोड़, वर्ब के सहित सब्जेक्ट को छोड़ के वर्ब सहित सारा प्रीडिकेट हो जाएगा। देखिए, द वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड विच से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीडिकेट। प्रीडिकेट जनरली स्टार्ट विद वर्ब, ये वर्ब के साथ जनरली स्टार्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहता है वो प्रीडिकेट ही कहता है, समझे। अगर मैं ये दोनों एग्जांपल के साथ सब्जेक्ट और प्रीडिकेट बांटू तो देखो यहाँ पे सीता, यहाँ से ऐसे मैं ब्रेक कर दूंगा, इज ए डॉक्टर प्रीडिकेट हो गया, यहाँ पे सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रीडिकेट हो गया, ये प्रीडिकेट हो गया, और ये सी सब्जेक्ट हो गया, ये सीता सब्जेक्ट हो गया, इज ए डॉक्टर प्रीडिकेट हो गया। बात समझ में आई। तो वर्ब सहित जो कुछ भी है सब्जेक्ट को छोड़ के वो प्रीडिकेट हो जाएगा। हाँ, वर्ब जब हम चेक करेंगे तो ये ध्यान देना है कि 2+V1 कभी भी वर्ब का काम नहीं करता है, ठीक है। और V3 V4 विदाउट हेल्पिंग वर्ब, क्या विदाउट हेल्पिंग वर्ब इज नॉट कंसिडर्ड एज वर्ब ऑफ सेंटेंस, मतलब किसी भी सेंटेंस में ये दो फॉर्म वर्ब के काम नहीं करते। कौन कौन, तो एक 2+V1, ठीक है, और एक V3 या V4, और इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो ये सब आपके वर्ब नहीं समझे जाएंगे। कहीं दिख भी जाए V3 V4 और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उसको वर्ब समझने की गलती नहीं करना, मतलब वहां से प्रीडिकेट ब्रेक नहीं करना है। बात समझ में आया। V3 और V4 देख के हेल्पिंग वर्ब इसको तभी समझ, मतलब वर्ब तभी समझना है जब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है। इस चीज को मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा क्योंकि इसी को हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब। और इसी पे लेकर एक पूरा लेक्चर होने वाला, एक पूरा वीडियो मैं इस पे एक लेकर आऊंगा इसी चीज पे, कि किसको वर्ब कहेंगे किसको वर्ब नहीं कहेंगे, ठीक है। इसी को लेके पूरा एक लेक्चर आऊंगा। तो V3 और V4 के पहले हेल्पिंग वर्ब कब होगा कब नहीं होगा, इन सब सारी चीजों को मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा एक वीडियो में। डन। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, वन प्रेडिकेट हैज ओनली वन वर्ब, एक प्रेडिकेट में एक ही वर्ब होता है। ध्यान रहे कि जब एक सेंटेंस होगा तो उसमें एक ही वर्ब होगा ना, एक इस तरीके से SBO, ये हमारा छोटा सा एक सेंटेंस हो गया, इसमें एक वर्ब है। लेकिन अगर प्रेडिकेट, ठीक है, वन प्रेडिकेट हैज वन वर्ब, इफ any conjunction either or neither nor what or it not only what also, ये सब कंजक्शंस अगर आ जाए हमारे सेंटेंस में तो प्रेडिकेट हमारा एक से अधिक हो सकता है। क्या हो सकता है, हमारा एक से अधिक प्रेडिकेट निकल सकता है। उस यानी प्रेडिकेट एक से अधिक निकल सकता है, दैट मीन्स कि वर्ब भी एक से अधिक निकल सकता है। बात समझ में आई। चलिए, अब देखिए एडवर्ब, अगर आपको कहीं पे भी नेवर, ऑफ, ऑलवेज, सेल्डम, हार्डली, सून, ये सब वर्ब अगर आ जाए, आपको क्या कह रहे हैं इसमें, वर्ब से पहले दिखेगा, ये सब आपका एडवर्ब जो है वो वर्ब से पहले दिखेगा, तो इसको अगर सब्जेक्ट प्रीडिकेट छाटना हो तो ये एडवर्ब भी प्रीडिकेट सेक्शन में काउंट होगा। एडवर्ब कहाँ होगा, प्रीडिकेट सेक्शन में काउंट होगा। सब्जेक्ट, फिर एडवर्ब, फिर वर्ब, ठीक है। अगर आपको कहीं पे वर्ब आ गया, सॉरी एडवर्ब आ गया, तो ये वर्ब से पहले आएगा, कहाँ आएगा, वर्ब से पहले आएगा, और ये पूरा का पूरा प्रीडिकेट काउंट होगा, प्रीडिकेट काउंट होगा, सब्जेक्ट के साथ काउंट नहीं होगा, ठीक है। और अगर कंजक्शन आ गया तो जाहिर सी बात है कि एक से अधिक भी प्रीडिकेट होने की संभावना है। चलिए देखिए, वॉकिंग इन द फ्रेश एयर, वॉकिंग इन द फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। अब बताओ इसमें कि कहाँ पे मेरा ये सब्जेक्ट है और कहाँ पे मेरा वर्ब है। कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद कोशिश करो, मैं बता देता हूँ, ध्यान से सोचो। वॉकिंग इन द फ्रेश एयर, देखो वॉकिंग यहाँ पे V4 है, लेकिन मैंने बोला था V4 को वर्ब नहीं मानना है, क्यों, क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नहीं है तो वर्ब नहीं होगा, मतलब ये वॉकिंग नहीं होगा। इन द फ्रेश एयर, चलो यहाँ तक तो कुछ नहीं मिला। इन द मॉर्निंग, ये भी नहीं कुछ मिला। इज मिला, इज ये हमारा वर्ब है, बिल्कुल चलेगा, और यहीं से हमारा प्रेडिकेट अलग होगा।
इज गुड फॉर हेल्थ प्रिडिकेट है, इज गुड फॉर हेल्थ प्रिडिकेट है, और वॉकिंग इन द फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये वाला आपके लिए है, ये पूरा का पूरा आपके लिए है, आप इसको समझिएगा और इसमें आंसर भी लिखा हुआ है, आप समझ के बना सकते हैं इसमें। देखिए वॉकिंग, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद ट्राई कीजिए, और नहीं जब समझ में आए तो फिर वीडियो देखिएगा इसको। वॉकिंग इन द फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये तो हम बता चुके हैं। देखिए टू हेल्प अदर, यहाँ पे देखिए टू हेल्प अदर, 2+V1 है, लेकिन हम बोले थे कि 2+V1 को आप वर्ब नहीं मानोगे, तो यहाँ पे इज मेरा वर्ब मिला, और इज के बाद ही हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रेडिकेट है, इज के बाद ही हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। ही डज, डज देखिए डज नॉट नो, यहाँ पे इतना मेरा वर्ब निकला, कितना मिला, इतना वर्ब निकला। अब इसको हम क्या करेंगे, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और डज नॉट नो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो गया, और यहीं से हमारा पूरा का पूरा प्रेडिकेट निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, पूरा प्रेडिकेट हो गया। रेखा सेल्डम, यहाँ देखो सेल्डम नेवर बताए थे वर्ब में आएगा, तो वर्ब से पहले ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट होगा, डन, रेखा सब्जेक्ट हो जाएगी। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, देखो यहाँ पे कंजक्शन आ गया, कंजक्शन आ गया कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक से अधिक प्रेडिकेट मिलेंगे, तो इज हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखो इसको तोड़ो, ही इज पुअर, देखो एक प्रेडिकेट हुआ P1, बट ही इज ऑनेस्ट प्रेडिकेट 2, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट एक ही है क्योंकि दोनों जगह ही है और इसी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, मतलब मैंने तोड़ के दिखाया आपको कि ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, और इसी को हम एक साथ लिखेंगे कंजक्शन की हेल्प से, तो कंजक्शन को अगर ज्वाइन करके लिखेंगे सही, ये आपका सही कहिए कंजक्शन का यूज करके नहीं सही माना जाएगा, लेकिन मैंने बस दिखाने के लिए आपको दिखाया तोड़ के, तो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ये आपका हो गया 2 प्रेडिकेट, यहाँ से इज पुअर 1 और बट ऑनेस्ट 2। चलिए नाइदर यू नॉर ही हैज टेकन टी, अब देखो नाइदर नॉर भी आ गया, फिर यहाँ पे निकलेगा, देखो इसको फिर मैंने तोड़ा, नाइदर यू हैव टेकन टी नॉर ही हैज टेकन टी, ठीक है, यहाँ पे भी 2 प्रेडिकेट 2 सब्जेक्ट निकल गए। तो इस तरीके से आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगला लेक्चर आएगा आपके नॉन फाइनाइट वर्ब पे, ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब पे होगा, जिससे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।